नमस्कार दोस्तों। इंडिया गठबंधन के लिए या कहें तो विपक्षी दलों के लिए आज का दिन खुशियों का दिन कह सकते हैं या आज का दिन अच्छी खबरों का दिन कह सकते हैं। एक खबर आई झारखंड से, जहां झारखंड में जेएमएम की सरकार सदन में बहुमत साबित करने में कामयाब हुई। बीजेपी की कोशिशें या जेएमएम या गठबंधन जिसे साजिशें कहता है, वो साजिशें नाकाम हुई। और दूसरी खबर आई सुप्रीम कोर्ट से। खबर यह कि जिस ढंग से चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में धांधली हुई, खुलेआम धांधली हुई, सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, वीडियो में कैद हुआ कि कैसे चंडीगढ़ मेयर के चुनाव के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 8 मतों को रद्द कर दिया और वो वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा थे, जिसके आधार पर मेयर के चुनाव में जीत होती, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मेयर पद पर कब्जा होता, वहां धांधली हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा कि मेयर का चुनाव जहां धांधली हुई, जिस ढंग से हुई, वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए कहा, जो बीजेपी के नेता हैं, दिस मैन शुड बी प्रोसिक्यूटेड। तो अपने आप में दो बड़ी खबर आज विपक्षी गठबंधन के लिए राहत देने वाली है। लेकिन बीते 10 दिनों का अगर देखेंगे तो बहुत बुरी खबरें भी आई इंडिया गठबंधन के लिए। एक खबर बिहार से आई, जो नीतीश कुमार पाला बदल के बीजेपी के पास चले गए, जहां इंडिया गठबंधन को लग रहा था कि बिहार में कुछ बीजेपी को घेराबंदी बीजेपी की कर पाएंगे उस गठबंधन के दम पर, तो गठबंधन का एक बड़ा चेहरा चला गया। एक खबर बुरी वहां से आई। कुछ बुरी खबरें राज्यों से आ रही है। कभी ममता बनर्जी के तेवर की खबर कि हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस को चुनौती देने की खबर, कांग्रेस को यह कहना कि आप 40 सीट भी इस बार शायद न जीत पाए। तो एक तरह से ममता बनर्जी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की कुछ नाराजगी की खबरें। ये तमाम खबरें, तमाम बातें, और इन सब के बाद बीच 2.5 महीने बाद लगभग चुनाव। तो क्या कुछ होगा चुनाव में? क्या चुनाव में इंडिया गठबंधन किस दम पर, किस बूते मोदी की सत्ता को चुनौती दे पाएगा? ऐसे बहुत सवालों के साथ आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पवन खेड़ा साहब। टेलीविजन चैनलों पर आप उन्हें देखते होंगे, कांग्रेस के लीडर हैं और मीडिया विभाग के प्रमुख हैं। तो पवन खेड़ा साहब, आज का दिन अगर कहें तो आपके लिए राहत वाला दिन है। दो जगह दो खबरों का जिसका जिक्र किया पवन खेड़ा साहब, उसके बाद मैं पूरी खबरों की तरफ आऊंगा। अजीत अंजुम जी, ये राहत का दिन न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए है, ये पत्रकारिता के लिए भी है, लोकतंत्र के लिए भी है। क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था, पत्रकारिता का तो काफी हद तक घोंट चुके हैं, लेकिन लोकतंत्र का जिस तरह से गला घोंट रहे थे, आज उस पे अर्ध विराम तो लगा। पूर्ण विराम 2024 के चुनाव के नतीजे के बाद मुझे उम्मीद है कि लगेगा, अर्ध विराम जरूर लगा। तो ये एक, जैसा मैं कह रहा हूं कि अर्ध विराम लगा है, पूर्ण विराम नहीं है। लेकिन जो टिप्पणियां, जो तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने आज की हैं, वो झकझोर देने वाली हैं। और अगर सत्ताधीशों में निमित्त मात्र भी शर्म बची है, तो आज का दिन उनके लिए बड़ा भारी होगा। उनको रात को नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेयर क्या होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, ये निशाना तो कहीं और है। कठपुतली है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उस कठपुतली की डोर किसके हाथ में है? क्यों गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ा पंजाब के? क्या कारण थे, क्या दबाव थे उन पर? वो बड़े सभ्य आदमी है, शायद सार्वजनिक तौर पे ना बोल पाए, लेकिन कुछ तो दबाव उन पर भी थे। आनंद फानंद में उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया। तो ये कहानी बहुत लंबी है और इसकी तार नहीं कहूंगा मैं, ये कहानी के निर्माता, निर्देशक तमाम दिल्ली में बैठे हैं। सिर्फ एक बेचारा छोटा सा एक एक्टर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अब उस पर सारी गाज गिर रही है, वो अलग बात है, लेकिन निर्माता निर्देशक तो दिल्ली में बैठे हैं। सही कह रहे पवन खेड़ा साहब। और दूसरी, झारखंड में भी सरकार बचाने की जो कोशिशें, कवायद थी, जिसमें आप लोगों को, विधायकों को प्राइवेट प्लेन से, चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद में भेजना पड़ा और हैदराबाद में रखना पड़ा बाड़ेबंदी करके, ताकि विधायक कांग्रेस के न टूट जाए। वो विधायक भी पहुंचे और वहां भी आपकी सरकार तो आज एक तरह से आपकी, मतलब साझा सरकार, गठबंधन की सरकार बहुमत साबित करके फ्लोर ऑफ द हाउस पर टिक गई। लेकिन बिहार में फिर खबर आ रही है कि बिहार में फ्लोर पर जो शक्ति परीक्षण है 12 तारीख को, तो बिहार से भी विधायकों की रवानगी हैदराबाद
हो रही है ताकि हैदराबाद में सुरक्षित रहे। तो ये बड़ी मुश्किल का दौर है आपके लिए अपने विधायकों को बचाए रखना पवन खेड़ा साहब। वहां से नहीं, ये हैदराबाद दौर से सबके लाए, लिए। यहाँ सदन में ताकत दिखाकर बच गए। अब बिहार की चिंता है कि हमारे विधायक फिर हैदराबाद में सुरक्षित रहे, न तो टूट न जाए। अजीत जी, ये दौर सबके लिए मुश्किल का दौर है। ये दौर लोकतंत्र की एक-एक जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, उनके लिए है। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ रक्षा के मुद्रा में खड़ी है लोकतंत्र को बचाने के लिए। आप जैसे कुछ पत्रकार खड़े हैं, लेकिन ये दौर कोई एक सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल का है, ऐसा नहीं है। हम सबके लिए, पूरे देश के लिए, एक-एक नागरिक के लिए। कुछ लोगों को आज एहसास है कि ये मुश्किल का दौर है, कुछ लोगों को कल एहसास होगा, परसों एहसास होगा, जब वो देखेंगे भाई सब कुछ लूट चुका। तो जो झारखंड में इन्होंने प्रयास किया, जिस तरह से एक मुख्यमंत्री को प्रताड़ित किया जा रहा था, कैसे उनके पीछे सारी एजेंसी छोड़ दी, ना तरह-तरह के इल्जाम लगाए, और फिर सरकार को गिराने की जो एक षड्यंत्र रचा, उसमें ये लोग नाकामयाब हुए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे और भी राज्यों में जहां ये कोशिश कर रहे हैं, वहां भी ये नाकामयाब होने वाले हैं। ये मैं आज आपको कह रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये नाकामयाबी इनको मिलेगी। लेकिन कहा जा रहा है ईडी का मुकाबला कैसे करेंगे आप? ईडी, सीबीआई एजेंसी का मुकाबला कैसे करेंगे? ये तो तेजस्वी यादव और लालू यादव से भी 10-10 घंटे की पूछताछ हुई, सरकार गिरते ही तुरंत हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई। आज वो जेल से आए, मतलब कस्टडी से आए, और उसके बाद उन्होंने हिरासत से आकर उन्होंने सदन में भाषण दिया। हालांकि भावुक भाषण जरूर दिया कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, अगर सबूत ले आओ तो मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा, झारखंड भी छोड़ दूंगा। लेकिन ये तो है कि शिकंजा कसा हुआ है, करप्शन के आरोपों से घिरे हुए हैं। तो पब्लिक के बीच बीजेपी की कोशिश ये भी है, जो बार बार हमलावर होकर कह रही है, ताकि आपको भ्रष्टाचारी, करप्ट और डिस्क्रेडिट करने में बीजेपी कामयाब हो। तो कैसे सामना करेंगे? बहुत सारे अजीत फैक्टर, भाई, बहुत सारे हथियार आपके खिलाफ हैं। अजीत भाई, आपने वो सुना होगा, आजादी के आंदोलन में नारा लगता था कि आजादी की इस लड़ाई में दो तरह के लोग हैं, जो मजबूत हैं वो जंग में गए, और जो कमजोर हैं वो संग में गए। तो जो मजबूत हैं वो जंग कर रहे हैं, ईडी से भी जंग कर रहे हैं, एजेंसी से भी जंग कर रहे हैं। अब हर 10 एक दिन में मुझे कोर्ट में जाना पड़ता है, लखनऊ जाते हैं, झेलना है झेलेंगे। अरे साहब, मूसल में जब जब ओखली में सर दिया है तो मूसल से कोई डरता है क्या? हम बिल्कुल। लेकिन ईडी कुछ लोगों को, सीडी, अलग अलग तरह का भय से ये कोशिश करते हैं काबू करने की। कुछ लोग काबू आ जाते हैं, कई लोग हैं जो हमारे साथ थे, अब हमारे साथ नहीं है, उधर चले गए। आप सोच सकते हैं कि ईडी सीडी का कुछ होगा वहां भी प्रपंच। लेकिन आपने नाम लिया तेजस्वी जी का, लालू जी का, राहुल जी को 50-50 घंटे बैठाया, रोज बुलाते थे ईडी, और रोज सवाल जवाब करते थे। सोनिया जी को बुलाया, खड़गे जी को बुलाया, हमारे कई नेताओं को बुलाया, चिदम्बरम जी को गिरफ्तार किया, कितने वक्त तक वो अंदर रहे, उनके सुपुत्र कार्तिक को कितना प्रताड़ित किया। तो ये इनका एक एक स्वभाव है। इन्हें सरकार चलाना नहीं आता, इन्हें राजनीति जरूर आती है, और राजनीति में भी उस स्तर की, निम्न स्तर की राजनीति, जहां एजेंसीज को कैसे इस्तेमाल करना है, वो ये बखूबी जानते हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूं पवन खेड़ा साहब, एक तरफ केंद्रीय एजेंसियां, शिकंजा ईडी का, सीबीआई का, मुकदमे, और दूसरी तरफ चुनौती सियासी तौर पर, जिस चुनौती का लगता था आपको कि जिस दम पर आप मोदी को चुनौती दे पाएंगे इंडिया गठबंधन, उस गठबंधन के बेहद अहम सहयोगी जो बिहार में बहुत जरूरी थे, नीतीश कुमार का चला जाना बीजेपी की तरफ एनडीए के पाले में, तो लगता है लड़ाई के लिए सेना के उतारने से पहले आपके कुछ जो लेफ्टिनेंट है वो वापस चले गए शत्रु खेमे में। तो ये तो बहुत नहीं, बड़ा देखिए झटका है कि मैदाने अजीत जी, जंग में इससे आने मैं से पहले आपके लेफ्टिनेंट जनरल पड़ोसी मतलब शत्रु के पाले में चले गए। इसे मैं झटका इसलिए नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ चीजें राजनीति में आपको, हमें सबको मालूम होती है क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा क्या होने वाला है, लेकिन ये मालूम होता है क्या क्या हो सकता है। संभावनाएं, आशंकाएं का एक विशाल समुद्र है राजनीति। आज कौन क्या कर रहा है, कल वो क्या एकदम उलट जाएगा, ये सब हम सोच के चलते हैं जो राजनीति में होते हैं, और जो आप जैसे लोग राजनीति को जो समझते हैं वो भी जानते हैं। इसलिए इसको झटका कहना, मैं इस पे सहमत नहीं हूं। और ना ही ऐसा कुछ बात है कि जिसकी वजह से अब इंडिया गठबंधन ही एकदम ध्वस्त हो गया। नहीं, गलत है। पूरा देश नहीं, मैं देख रहा।
मैं काउंटर सवाल है, आप कह रहे झटका कहें सहमत नहीं हूँ, ये तो कह के आप अपने साथ भी कहें कि मतलब क्या कहूँ कि नहीं ठीक है नहीं नहीं आप नहीं बोल नहीं पा रहे झटका हैं, ले झटका उन्हें लगता कैसे है। झटका नहीं भाई साहब, मैं बता 2019 में यही जेडीयू मैं बताता बीजेपी और गठबंधन ने 39 सीटें जीत ली। मैं अब बताता हूँ आपको लग साहब। रहा था कि जेडीयू आरजेडी कांग्रेस मिलकर हो सकता है बीजेपी जो 17 जीती बीजेपी को 10 कम करें। अब वो एक अहम आपके जो घटक हैं जो इस गठबंधन की धुरी अजीत थे भाई, मई में जब गठबंधन की बैठक थी वो चले गए। अजीत भाई मैं समझ रहा हूं आपका सवाल। 2019 के जेडीयू और 2024 के जेडीयू में बहुत बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और इस दौरान देश ने भी, बिहार की जनता ने भी देख लिया कि किस तरह से एक आदमी चक्कर घिन्नी की तरह गोल गोल घूम रहा है। अब उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर कितना बड़ा सवालिया निशान अगर पूरे विश्व में लग रहा है, तो जाहिर सी बात है, बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा बुद्धिमान प्रदेश है बिहार। उन्हें भी समझ में आ ही रहा है कि उनके मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं, जेडीयू के अध्यक्ष कर क्या रहे हैं। तो कोई चक्कर घिन्नी जब बन के घूमता रहता है ना, तो फिर उसको जनता बहुत जल्दी नकारती है। और आपको आपको दिखेगा इस चुनाव में 19 के कई कई आंकड़े ध्वस्त होंगे। और जो व्यक्ति, ये नरेंद्र मोदी जिसका नाम है या अमित शाह जिसका नाम है, अगर ये मान के चल रहे हैं कि एक नीतीश कुमार को ले लिया तो समझ लो किला फतेह हो गया, तो आने वाले महीने उनके लिए कोई बहुत अच्छे होने वाले नहीं है। नहीं, उनको लगता है बिहार में किला फतेह हो गया। नहीं बिहार हुआ, में मैं बिहार ही बीजेपी की बात की कर रहा हूँ। 17 सीटें बिहार ही थी, की बात जेडीयू कर की रहा हूँ। 16 सीटें थी, कांग्रेस को सिर्फ एक किशनगंज था। उनको लगता है बिहार में हमने किलेबंदी कर ली, मैं जहां वही लगता कह था रहा कि हूँ। बीजेपी को नुकसान और गठबंधन को फायदा हो सकता है। 19 और 24 में नीतीश कुमार की छवि में बहुत अंतर आ चुका है। आज वो छवि नहीं रही जो 19 में थी। जो आदमी इसलिए दो नहीं बार रही यू क्योंकि टर्न आपको लेता, एक छोड़कर सेकंड, चले गए। एक सेकंड, 15 दिन जो पहले जो तक छवि थी। मैं कुछ बोल रहा हूं। हाँ। अगर कोई दो यू टर्न ले लेता है तो वैसे ही जीरो बन जाता है, तो ये शून्य की तरफ अग्रसर है नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार नहीं रहे, उनकी वो स्थिति नहीं रही। ठीक है, हमारे साथ रहते तो मल्टीप्लायर इफेक्ट उनको भी कुछ लाभ मिल जाता, हम सबकी क्रेडिबिलिटी से उनको लाभ मिलता। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसकी हानि नीतीश कुमार को मिलेगी। और नीतीश कुमार की जो अपनी छवि खराब हुई है, खत्म हुई है, ध्वस्त हुई है, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दोनों मिलकर एक दूसरे को बड़ा अच्छा नुकसान पहुंचाएंगे। हम लाभ की स्थिति में आने वाले हैं बिहार में। सर ये बताइए पवन खेड़ा साहब, ठीक है सियासी तौर पर आपको वही बोलना है जो आपकी पार्टी के पक्ष में होगा, लेकिन जिसके 15, 16, 18% वोट है, जिसकी संसद में 16 जिसके सांसद हैं, विधायक मान लीजिए 43-45 विधायक हैं बुरे हाल में नीतीश कुमार के, तो ऐसे कैसे कहेंगे कि वो आने से आपको लग रहा था कि फायदा, तो अब चले गए कह रहे तो भी फायदा है, नहीं, फायदा और आज इसलिए आप है कह रहे हैं कि कि उनका कुछ जाने नहीं है। के 10 दिन बाद, पहले तक उनका कुछ था, 10 दिन अजीत पहले जी, तक नीतीश कुमार का 10 दिन पहले, का मान मनोबल, 10 और आज दिन कह रहे हैं पहले किसी काम के नहीं थे। 10 दिन पहले के नीतीश कुमार की छवि फिर भी थोड़ी बहुत बरकरार थी कि साहब अब आप रुक गए हैं, ये फिर एक बार घूम गए। जो आदमी बार बार घूमेगा तो उसकी छवि हर बार घूमने से कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि 19 के बाद हमारे पास आ गए तो बढ़ गई, बिल्कुल नहीं कह रहा, तब भी घटी, अब और घट गई, मैं ये कह रहा हूं। और 19 और 24 में अंतर सिर्फ इतना है कि कई बार घूम चुके हैं नीतीश कुमार जी, जितनी बार घूमे उतनी बार नुकसान में ही रहे। लेकिन अब बिहार में अगर बात करें, बाकी राज्य पर आता हूं पवन जी, बिहार में बात करेंगे तो नीतीश कुमार का जाना जेडीयू का बीजेपी के साथ, और यहां कांग्रेस आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां, तो एक गठबंधन मजबूत है, लेकिन एक मजबूत घटक का जाना बिहार में जेडीयू के मतलब बीजेपी के लिए, उनके लिए बहुत बड़े वरदान की तरह है। उन्हें चिंता बिहार की थी, कुछ 5 राज्यों की अगर थी, 6 राज्यों की, उसमें बड़ी चिंता बिहार को लेकर थी, ये जो अब नुकसान चिंता मुक्त हो गए ये होंगे। नुकसान इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी जनता पार्टी का और नीतीश कुमार दोनों का नुकसान इससे होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, वो हर बार अपनी छवि को डेंट लगाते अब इस स्थिति में आ गए कि नीतीश कुमार जो थे उससे अब पहचान में नहीं आते हैं। इस स्थिति में आ गए, इतना डेंट लगा चुके हैं अपनी छवि को, उनकी छवि अब पहचान में नहीं आती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार घूमने से उन्होंने अपना भी नुकसान कराया और जिसकी शरण में गए उसका भी नुकसान कराएंगे। तो नीतीश कुमार के जो लोग हैं, खास लोग, जैसे केसी त्यागी का इंटरव्यू मैंने किया था 3 दिन पहले, वो कह रहे कांग्रेस में इतना अहंकार है
कि कोई मीटिंग नहीं हो रही है, जहां जिन राज्यों में 1 सीट 2 सीट की हैसियत है वहां भी 10-20 सीट मांग रही है, देखिए, मुझे एक बात इसलिए बताइए, कांग्रेस के साथ हम रह नहीं सकते थे। अब और ये अगर जो नीतीश कुमार गए वो सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने इस गठबंधन को अपने सर्वाइवल को बचाने की बजाय रिवाइवल का मान लिया और हम लोगों के जमीन पर डाका डालना चाहती थी कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों अब की देखिए, विरासत या जमीन। केसी त्यागी जी हमारे सबके वरिष्ठ साथी हैं। अब उन पे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता। अब नीतीश बाबू उनको मीटिंग्स में ना भेजें मतलब थोड़ी कि मीटिंग्स नहीं हो रही, मीटिंग्स तो हो रही थी। नीतीश बाबू किसी और को भेजें तो उसमें हमारी क्या गलती? अब वो तो उनके और नीतीश बाबू के बीच की बात है कि उनको राज्यसभा में नहीं जाने दिया, उनको मीटिंग्स में नहीं जाने दे रहे, वो उनके आपस का मामला है, उसमें हम क्या टिप्पणी करें? मीटिंग्स हो रही नहीं, थी, नीतीश के वो अलग जाने का बात है। ठीकरा आपके माथे, कांग्रेस के माथे पर फूटा अब कि अब कांग्रेस की लेट अगर लतीफी, अगर मीटिंग्स केसी का नहीं त्यागी, होना, कांग्रेस का अहंकार और चुनाव जो जैसा जो मैंने आपको कहा गठबंधन की मीटिंग होकर जल्दी अजीत साझा भाई, रैलियां होनी चाहिए थी, उसके बजाय 3 घंटे 3 महीने 2 महीने आप लोग चुनाव की तैयारी में जुट गए क्योंकि लगा कि 3 राज्य जीत लेंगे एमपी और मैं छत्तीसगढ़, तो समझ हमारी गया आपकी बार्गेनिंग बात। कैपेसिटी ज्यादा होगी। अजीत भाई, केसी त्यागी बोल रहे हैं तो मैं उसको कैसे गंभीरता से लूं जब जो जिनको उनके अपने नेता ने किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनने दिया दिल्ली में, तो वो अपने मन से जो चाहे बोल लें, हम सम्मान से सुन लेंगे। नीतीश बाबू जानते हैं असलियत। नीतीश बाबू ये भी जानते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने तमाम दलों को राजी किया इन्हें संयोजक बनाने के लिए, ये भी वो जानते हैं। अब ये हर बात में अब आपके सामने बोलूं या केसी त्यागी जी को अगर नहीं है जानकारी नीतीश बाबू की जिंदगी में क्या चल रहा है, तो उसमें मैं क्या कैसे कह सकता हूं? मैं तो अच्छा, कुछ नहीं क्यों कह गए सकता। नीतीश कुमार? अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्रवक्ता अब के ये आप तौर पर, उनसे क्यों पूछिए गए कि नीतीश कुमार? अब ये आप उनसे पूछिए कि ईडी है या सीडी है, हमें क्या मालूम क्या है? ईडी या सीडी में से कुछ होगा, हमें नहीं मालूम क्या है, वो तो आप उनसे एक तो पूछिए। ये होगा कि आप लोग संयोजक नहीं बना रहे थे, कहा जा रहा है कि कांग्रेस में देखिए, कॉकस सक्रिय जैसा था, मैंने आपको कहा, ममता बनर्जी से सेट करके केजरीवाल से नहीं बात नहीं करके मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं नाम नहीं, उछाल दिया। देखिए नीतीश बाबू जानते हैं कि संयोजक बनाने में किसकी क्या भूमिका रही, रुकवाने में किसकी क्या भूमिका रही, वो सब जानते हैं। उनको मालूम है कि उनको संयोजक लगभग बन गए थे, फिर भी वो अगर पलट गए तो सोचिए कि क्या ईडी है क्या सीडी है, वो जाने। तो और आप 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 किसी दिन करें निकलवा ईडी भी और लेंगे सीडी उनसे। इसके पीछे है? आप अब वो करें तो आप नीतीश के निकलवा ही पलटने लेंगे के एक ना एक पीछे दिन कोई किसी न ईडी और किसी से। सीडी है? ईडी तो समझ रहे हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। सीडी क्या करे? अब सीडी भी तो आप जानते ही हैं क्या होती है, तो आप कॉम्पैक्ट उनसे डिस्क। पूछिए। हाँ, आप उनसे कॉम्पैक्ट डिस्क। पूछिए, कुछ तो नहीं, होगा। आप वही सीडी वही कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल सीडी वही तो कह नहीं रहा हूं। कर रहे ना आप? नहीं, वही सीडी कह करें, रहा हूं, कॉम्पैक्ट डिस्क। जिसमें वीडियोस होते हैं वही कह रहा हूं। हाँ, हालांकि अब पेन ड्राइव में होता है, सब पेन ड्राइव छोटा सा होता है, ऐसा ऐसे इसी में होता है, अब सीडी की जरूरत नहीं हाँ, होती, सब पेन बिल्कुल ड्राइव में बिल्कुल होता है। बिल्कुल वही वही। अब मैं पेन ड्राइव बोलूंगा तो वो राइमिंग नहीं होती ना, इसलिए ईडी और सीडी बोला। आप समझ पांच गए मैं ईडी क्या और बोल रहा हूं। सीडी, तो आपको लगता है किसी की सीडी है? कुछ होगा तभी इतने डरे हुए दबे हुए हैं। नहीं, कौन व्यक्ति अपनी छवि के साथ सरेआम खिलवाड़ होता हुआ देखकर भी पलट जाए? मुझे और आपको भी एक लोक लाज होती है, शर्म होती है कि नहीं साहब लोग क्या कहेंगे। हर एक के, वो कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी भी स्तर का आदमी हो, इसके मन में एक शर्म और भय रहता है या लोग क्या कहेंगे। नहीं नहीं, मेरे को लोगों के सामने भी एक बार जाना है, परिवार के सामने भी जाना है, अपने एमएलए को भी आंख दिखानी, शक्ल दिखानी है। वो कौन कैसे कर सकता है? और समझदार आदमी अगर बार बार पलट रहा है, और इस बार तो ऐसा पलटा कि पूरे देश में जगह आई, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उन पर हंस रहे हैं, जहां वो गए हैं वो लोग भी हंस रहे हैं। तो कुछ तो मजबूरी रही होगी, कुछ तो कारण रहे होंगे, कुछ तो दबाव, डर, भय, चिंता रही होगी, जो इन सब चिंताओं से ज्यादा थी कि लोग क्या कहेंगे, इसको भी भूल गए। आप खुद समझदार हैं, भाई, अब इससे ज्यादा मेरा मुंह भाई क्यों वो खुलवा। कह रहे, नीतीश कुमार या उनके लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोगों की लेट लतीफी, कांग्रेस की तरफ से कुछ भी तय न कर पाना, सीट शेयरिंग में जानबूझकर विलंब, औकात और हैसियत से ज्यादा हर जगह सीटें मांगना, क्षेत्रीय दलों के प्रति कांग्रेस का नजरिया, ये सब वजह रही कि लगा कि ये लड़ने की तैयारी इनकी नहीं है, तो इसलिए उधर ही चलते हैं। देखिए साहब, मैं इतना आपको बता सकता हूं, आने वाले जब इतिहास कोई लिखेगा, आज का इतिहास, कई चीजें और खुलासे हम भी करेंगे और लोग भी करेंगे, जो उस मीटिंग में बैठते हैं वो लोग भी बताएंगे क्या क्या हुआ। जिसको जाना था उसको जाना था। अब वो बहाने कुछ बना ले, वो जाने। कई लोगों ने, हमारे सहयोगियों ने बहुत पहले हमें बोला और हमने आपस में चर्चा भी की कि साहब कुछ गड़बड़ लग रही है, आज से नहीं महीनों से। तो
अच्छा, चलिए जाने दीजिए, वक्त आने दीजिए, तो फिर आप लोगों वक्त को आएगा आप तो लोगों को महीनों से अंदाजा लग रहा था कि नीतीश कुमार इस पलटी मार दौर सकते हैं। अजीत भाई, इस दौर का इतिहास जब लिखा जाएगा, इसमें एक चैप्टर नीतीश कुमार जी पर लिखा जाएगा, और वो बहुत ही, मुझे लगता है, लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि किस तरह से वो आदमी पलटता है। नहीं, एक सवाल फिर मैं पूछा, चूंकि मैं ये अहम है कि आप लोगों को अंदाजा नहीं लग रहा था या अंदाजा लग गया था कि जाने वाले महीने 2 महीने में कुछ? सबको सब कुछ अंदाजा होता है, सब राजनीति में हैं, तो कोई कल का बच्चा तो कोई भी नहीं है। सब एक से एक समझदार अनुभवी व्यक्ति हैं इस गठबंधन में, सबको मालूम था क्या होने वाला है। उसके बाद आप कहते हैं संयोजक क्यों नहीं बना दिया? संयोजक चले जाते तो फिर आप क्या कहते हैं अजीत भाई, अरे आपके तो संयोजक ही चले गए। आप ये भी तो सोचिए। तो समझदारी हुई कि संयोजक नहीं बने। हम्म, चलिए क्योंकि नीतीश कुमार, संयोजक का चलिए। क्योंकि हाँ, संयोजक का प्रायोजक अगर कहीं और बैठा हो तो फिर अच्छा ही हुआ कि संयोजक नहीं बने, नहीं तो प्रायोजक कहता कि भाई आ जाओ, चले जाते। तो एक लाइन में, एक तो ईडी सीडी आपने बताया नीतीश के जाने की वजह से, अब वो राइम की वजह से बता रहे हैं या कोई सूचना की वजह ना, से, आप खुद लेकिन फिर समझदार भी हैं, आपको भी एक, आप भी इसी दिल्ली में इसी सर्कल में उठते बैठते हैं। ना आप लटियंस गैंग का तो हिस्सा नहीं, ना आप खान मार्केट गैंग का हिस्सा हैं, लेकिन मैं फिर भी जाता ही आप नहीं हूँ उठते सर उधर, बैठते सबसे जाता हैं। ही नहीं हूँ, फिर भी लोग खान मार्केट गैंग कह देते होंगे। मैं जीवन में 33 साल दिल्ली में हुए, शायद 3 बार भी खान नहीं, मैं तो मार्केट नहीं आज गया हूँ, ही 4 बार गया हूँ अभी आपसे कुछ आपसे खरीदने मिलने के से लिए। पहले मैं खान मार्केट में ही किसी से मिलकर आ रहा हूँ। तो मैं तो जाता हाँ हूँ और हाँ बड़े हाँ, गर्व से जाता हूँ, मेरा बड़ा प्रिय मार्केट है नहीं वो। मैं जा लेकिन नहीं पाता हूँ सर, मेरे पास वक्त नहीं है, मतलब उधर जाता नहीं हूँ मैं मैं जो तो। कहना खैर चाह रहा वो, हूं अजीत भाई, हाँ। आप भी उन्हीं सर्कल्स में उठते बैठते हैं, मुझसे कहीं ज्यादा आप जानते हैं कि मैं आपको क्या इशारे दे रहा हूं। अच्छा चलिए, अब आते हैं दूसरे मुद्दों पर, जो जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी, पवन खेड़ा साहब, जो इंडिया गठबंधन की एक मजबूत जो घटक है वो टीएमसी है। एक मजबूत नेता ममता बनर्जी है, मुख्यमंत्री है, और एक बड़ा सूबा जहां 42 सीटें हैं, जहां ममता बनर्जी ने पिछली बार जरूर 18 सीटें बीजेपी जीती, लेकिन एक मजबूती से मुकाबला किया और 200 पार करके सरकार तीसरी बार बना ली। ममता बनर्जी अगर कहती है कि कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी, पता नहीं उसे घमंड इतना क्यों है। अगर हराना है बीजेपी को तो प्रयागराज में हराओ, हराना है तो यूपी में हराओ, हराना है तो बनारस में हराओ, तो इसका क्या मतलब है? तो ममता बनर्जी कह रही है कि 40 सीटें भी नहीं जीत सकती कांग्रेस, वो उनका घमंड है। उनका 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 एक आकलन होगा जो कि मैं गलत मानता हूं। ये आकलन उनका बिल्कुल गलत है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी को हराने की, तो इंडिया गठबंधन बना ही इसलिए है कि हम मजबूती से लड़ें और इस देश को नई सरकार दें, अच्छी सरकार दें, बेहतर सरकार दें, बेहतर विकल्प दें। तो यह तो हमारा सबका साझा एक तरह से ऑब्जेक्टिव ही यही है, मिशन ही यही है कि हम अच्छी सरकार दें इस देश को, और मिलकर देंगे। तो ये एक लोकसभा चुनाव का गठबंधन है। राज्य में कई बार ऐसा है, कई उदाहरण आपको दिखेंगे कि राज्य की हमारी जो राजनीति है उसमें हम कई बार एक दूसरे के साथ नहीं हो पाते हैं। राज्य की राजनीति के अलग कंपल्शंस होते हैं, अलग मजबूरियां होती हैं। लेकिन एक राष्ट्रीय गठबंधन में ममता बनर्जी जी और टीएमसी एक उसका एक अभिन्न अंग है, एक मजबूत स्तंभ है, इसमें कोई शक की बात नहीं। सर आप कह रहे हैं अच्छी सरकार देंगे, मजबूत सरकार देंगे, वो तो तब देंगे ना जब 272 सीटें हासिल करेंगे 2024 में। अभी आपस में सिर फुटअव्वल हो रहा है, कोई नहीं, कोई छोड़कर जा रहा है, मैं कोई आपको, बयान दे रहा है कि अब 40 भी आपने नहीं जीत शब्द आपने सकते इस्तेमाल, आपकी एक घटक मैं दल रोक रहा हूं ममता आपको, बनर्जी। मैं है आपको ना? रोक रहा हूं, आप एक हाँ मिनट रोक रहा रोकिए। हूं। सिर्फ हाँ, फुटअव्वल आपने एक शब्द इस्तेमाल किया। अभी परसों उल्लासनगर में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथी के पूर्व पार्षद को गोली मार दी। थाने में। सिर्फ फुटअव्वल। हाँ, थाने में बैठकर थाने डिस्ट्रिक्ट में उल्लासनगर में ये हुआ, गोलीकांड हुआ। आप यहाँ हम्म। छोटी मोटी गाली पे इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं, वहां तो गोलियां चल रही साहब। ये है गठबंधन की हालत, एनडीए की। गोलियां चला रहे हैं एक दूसरे पर, सरकार में इकट्ठे सरकार चला रहे हैं, और वहां देखिए एक तरफ बैठकर एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। तो आप इसको सिर्फ फुटबॉल मत कहिए। ये एक मामूली सी बहस होती है, छोटा मोटा मनमुटाव भी हो जाता है, छोटे मोटे मतभेद भी हो जाते हैं, सार्वजनिक होते हैं, फिर हम उसको सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं, निपटा भी देते हैं, सब कुछ हो जाता है। गोलीबारी हो रही है साहब, तो अरे तुलना ही नहीं वहां हो वहां सकती। वहां 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 रिवॉल्वर से गोली चल रही है वहां थाने में।
बीजेपी का कोई नेता शिंदे गुट के किसी नेता पर, और यहाँ जुबान से गोली चल रही है। ममता बनर्जी कह रही है 40 सीट नहीं जीतेगी कांग्रेस। तो ये लोकतंत्र मामूली में बात, इसको ये आप आसानी से लीपापोती नहीं करिए। ये बहुत कोई बड़ी बात है लिपापोती भाई। नहीं कर जनता रहे, तो मैं यही तो कह रहा कहेगी, हूं ये सार्वजनिक आपस तौर में पे। सिर्फ फुटबॉल भाई ममता बनर्जी करिए 40 नहीं जीतेंगे, मैं बीजेपी के तो ये छोड़िए। इसमें कहीं कहीं लिपापोती नहीं कर रहा, मैं खुलकर कह रहा हूं कि सार्वजनिक रूप से हम कई बार अपनी बात स्पष्ट तौर पे सबके सामने कह देते हैं, और लोकतंत्र में ये अधिकार अजीत अंजुम का जानने का है कि अलायंस के भीतर क्या चल रहा है, पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। ये अधिकार अजीत अंजुम का भी है, अजीत अंजुम जी के दर्शकों का भी है ये जानना। ये कोई आयरन कर्टन नहीं है साहब, इसके पीछे ही होगा जो भी होगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी में होता है या नागपुर में होता है। हमें तो मालूम ही नहीं साहब, सरसंघचालक को बनाया किसने, सरसंघचालक कैसे बन गए, मालूम है क्या आपको प्रक्रिया? नड्डा जी को खुद नहीं मालूम था कि वो वापस से आ गए, मालूम है क्या प्रक्रिया? अरे हमारे यहाँ हर चीज सार्वजनिक है और होना भी चाहिए, मैं इसको बहुत स्वस्थ मानता हूं। लेकिन पवन खेड़ा साहब, फिर मैं उसी पर आऊंगा। देखिए, ये दर्शक जो है, या दर्शक नहीं कहूंगा, विपक्ष का जो वोटर है, जो ये देख रहा है कि इंडिया गठबंधन बन रहा है, 8 महीने से बैठकें हो रही है, बेंगलुरु पटना से लेकर मुंबई से दिल्ली तक बैठकें हो गई, मोदी को चुनौती देंगे जिसने 303 सीटें जीत ली, और वही वोटर ये देख रहा है कि ये तो ममता बनर्जी बयान दे रही है इस तरह से कि लड़ना है तो पहले यूपी में लड़ो, हराना मैं है तो आपको पहले एक बात बनारस में पूछता हूं हराओ, हराना। अजीत मैं अंजुम जी, इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये वोटर तो ऐसे देखेगा ना पवन जी, ये तो आपस में अभी लड़ रहे हैं, चुनाव में भी 2.5 महीना, अजीत चुनाव के अंजुम बाद जी, क्या करेंगे? अजीत अंजुम जी, वोटर तो वही देखेगा जो टीवी उसको दिखाएगा। पिछले 8 महीने में इंडिया गठबंधन पर टीवी ने सैकड़ों नहीं हजारों बहस की होगी, इसी तरह से बहस की होगी। मुझे हम्म। एक बहस बता दीजिए इस गोलीबारी पर जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने शिवसेना शिंदे गुट के दूसरे नेता पर चलाई। मुझे एक बहस बता दीजिए कि किस तरह से एनडीए की क्या स्थिति है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, बताइए ना, अगर आपको जानकारी हो, मुझे तो नहीं है। तो आप देखिए किस सफाई से, किस सतेराई से जो मीडिया है वो सिर्फ इंडिया गठबंधन में कमियां दिखा रहा है, ऐसा वो उसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया। जहां चल रहा है गोलियां, वहां उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। हम तो अपनी बात कह भी देंगे सार्वजनिक रूप से, एक दूसरे पे कई बार हमले भी बोल देंगे, और फिर से इकट्ठे होकर देश को, जनता को एक बहुत बढ़िया विकल्प देने जा रहे हैं, जिसका एजेंडा होगा, वो एजेंडा सार्वजनिक होगा, वो गारंटियां सार्वजनिक होंगी, सब कुछ सबके सामने होगा। तो ये तो कहा जा रहा है कि उस एजेंडे में, उस गारंटियां में, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, वो सीट शेयरिंग में, इसमें तो आप लोग देर कर चुके 3 महीने। कोई अब देर नहीं चुनाव हुई है, देखिए, हर देखिए चीज सार्वजनिक फरवरी नहीं का की पहला जाती, सप्ताह बीत समय से गया, पहले सार्वजनिक मार्च के कैसे कर दें? दूसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन होगा, तो और अप्रैल में दूसरे सप्ताह में चुनाव होगा, तो आपके पास वक्त कहाँ है? अजीत अंजुम जी, 2 बड़ी महीने। चिंता है लोगों को हमारी। अरे हमारी चिंता मत कीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने सारी घोषणा कर दी, टिकटें बना दी, मैनिफेस्टो आ गया, सब कुछ आ गया आपके सामने? मिल गया आपको कि किसने, शिंदे जी को कितनी सीटें मिलेंगी, अजीत पवार जी को कितनी सीटें मिलेंगी, मिल गया आपको? हमें तो नहीं मालूम, आपको मिल गया हो तो बताइए। सिर्फ कांग्रेस और इंडिया से, अरे साहब आपका कहां है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? हर चीज के आपको हर हर स्टेज पर बताया जाए कि साहब अभी 1 पेज ड्राफ्ट हो चुका, अभी 10 पॉइंट और बचे हैं। हर चीज तो हम आपसे साझा नहीं कर सकते, हर हर लेवल पर, हर स्तर पर, हर दिन थोड़ी साझा हो सकता। हर चीज, हर प्रक्रिया चल रही है, उसका सही समय होता है सार्वजनिक करने का, उस समय पे सार्वजनिक किया जाएगा। इतना चिंतित क्यों हैं आप हमें लेकर? इससे आधी चिंता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को क्यों नहीं दिखा देते? नहीं, हम चिंतित नहीं है। हम तो पूछ रहे पवन जी कि वहां देखिए, वहां मोदी है, मोदी के 303 सीटें मोदी की हैं, उनकी पार्टी की 325 से ज्यादा एनडीए है, वोट शेयर कई राज्यों में 45-50% से पार भी है। तो वहां एक मजबूत धुरी है, और साथ में राम मंदिर बना दिया, आपको पता है राम मंदिर का यूफोरिया पूरे देश में क्रिएट किया जा रहा है। उन सब के बीच एक गठबंधन जिसके अलग अलग राज्यों में कहीं सरकारें भी हैं, 10 से 11 राज्यों में, और उसके बाद मजबूत मौजूदगी है क्षेत्रीय दलों के तौर पर। अब सवाल ये तो है ना कि अभी तक कोई कंक्रीट शेप नहीं दिख रहा है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात ममता बनर्जी भी कर रही है, ये बात अखिलेश यादव की तरफ से भी आ रही है, जेडीयू की तरफ से मैं आ रही अब थी, वो आपसे चले गए, आपकी तो बात इसलिए सुन सवाल ली, उठेगा ना सर। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा सवाल नहीं उठ रहा, आप उठा रहे हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हम्म। खरगोश और कछुए की जब रेस हुई थी ना, सबको सिर्फ खरगोश ही दिखता हम्म। था। अरे साहब कितना तेज दौड़ रहा है, गोरा चिट्टा देखो दौड़े चले जा रहा है। चुपचाप
कछुए ने आकर जीत ली। यही सवाल 2004 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सवाल हमसे पूछे जाते थे। तब टेलीविजन इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कांग्रेस से सवाल पूछे जाते थे, अरे साहब आप लोग तो कोई तैयारी नहीं है, आपके गठबंधन कहाँ है, कौन आपका चेहरा होगा क्या? वहां अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन, लाल कृष्ण आडवाणी, इतने बड़े बड़े दिग्गज, और आपके यहाँ कौन? ये सब सवाल हमने पहले भी झेले हैं। उसका जवाब इस देश की जनता ने 2004 में दिया है, फिर 2009 में फिर से दिया है। आप भूल तो नहीं सकते, आप तो पत्रकार हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके सामने ये सब सवाल कई बार आए हैं। लेकिन 2004 के पहले, चाहे 98 का चुनाव हो, चाहे 99 का चुनाव है, बीजेपी का पीक 190 के नीचे था, और यहां बीजेपी का पीक 303 से पार है। उस समय की स्थितियां, आज की स्थितियां मुझसे बेहतर आप जानते हैं। स्थिति देश की बदली है। मोदी की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, हिंदू राष्ट्र का भी एक तरह से यूफोरिया क्रिएट किया जाना, ये एक तरह से नैरेटिव बदला है पवन जी, ये तो आप मानेंगे। अजीत अंजुम और जी, 2004 में या 9 में आप जीते भी, तो आपका आंकड़ा 206 मुझे याद है, अगर मुझे ठीक से याद है, 2009 अंजुम का। साहब, हाँ, जो यूफोरिया जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है नहीं। ग्राउंड पर आप जाइए, आप जंतर मंतर चलिए मेरे साथ, देखिए क्या स्थिति। चलिए, किसानों की जो तैयारी हो रही है, 13 फरवरी 14 जब भी आने वाले हैं, उन तैयारियों के लिए चलिए, देखिए क्या हालत है, स्थिति। अरे जिस देश में हर 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हो, वहां आप यूफोरिया कितना ही चला लीजिए। अग्निवीरों से पूछ लीजिए, जो अग्निवीर की परीक्षा दे रहे हैं, उनसे पूछिए क्या यूफोरिया चल रहा है उनकी जिंदगी में। एक घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा हो, आप यूफोरिया की बात कर रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। असलियत इस देश की टीवी पर नहीं दिखती, असलियत इस देश पर की सोशल मीडिया पर भी नहीं दिखती। असलियत इस देश के गांव और सड़कों पर जाकर दिखती है, और आप जाते हैं, आपको मालूम है क्या असलियत है। वहां यूफोरिया नहीं पहुंचता। वहां यूफोरिया पहुंच भी जाए तो उनकी जिंदगी को वो असर नहीं डालता। लेकिन अभी 3 दिसंबर का चुनाव अभी हाल का ही है ना पवन जी। 3 दिसंबर के चुनाव के कितने दिन हुए, जब 3 दिसंबर में मध्य प्रदेश में हमारा क्या 160 वोट पार शेयर कर है गई वहां? बीजेपी, हमारा राजस्थान वोट जीत शेयर गई, कितना है छत्तीसगढ़ वहां? जीत गई। हमारा वोट शेयर कितना है वहां, बताइए। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को आपके वोट नए शेयर से राज्यों में 8% वोट मर गया बीजेपी का। 41% हमारा वोट शेयर हमने अपना बचा के रखा। लगभग यही वोट शेयर हर राज्य में हमने अपने बचा के रखा, कई जगह बढ़ा भी। सिर्फ चुनौती ये है कि हम अपना संदेश, अपनी बात, इस यूफोरिया जिसको आप बार बार कहते हैं, इसके बीच में हम अपनी आवाज कैसे बुलंद करें, अपनी बात कैसे पहुंचाएं, ताकि इस यूफोरिया से लोग ये ना मान लें कि जो अजीत अंजुम जी कह रहे हैं पूरे देश में वही हो रहा है, या जो टेलीविजन दिखा रहा है पूरे देश में वही हो रहा है। नहीं, पूरे देश की हकीकत कुछ और है। अब एक सवाल फिर वापस आते हैं, चूंकि आपने कहा कि 2024 में सरकार बनाएंगे, मजबूत सरकार। बंगाल से एक सवाल है कि भाई ममता बनर्जी मजबूत घटक हैं, लेकिन वहां जो आपस की धींगामुष्टी बयानबाजियों की हो रही है, अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल के सबसे बड़े नेता है, ममता बनर्जी पर बहुत हमलावर होते हैं, यहां तक कि उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए कि तिलमिलाई ममता। तो उस इन फाइटिंग को या उस लड़ाई को आप क्यों नहीं नियंत्रित कर पा रहे हैं, जिसमें ऐसे नहीं, बयान बिल्कुल देने की नियंत्रित है। नौबत ना आए? बिल्कुल नियंत्रित है। राज्य की अलग मजबूरियां हैं, राज्य की जब राजनीति होगी तब बात करेंगे। अभी ये गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर है। इस गठबंधन में कहीं इस तरह की कोई दिक्कत कोई भी सदस्य गठबंधन का नहीं आने देगा। यूपी की बात करें तो यूपी में भी ये खबरें आ रही है कि कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी से 22 से 24 सीटें चाहती थी। कई राउंड के निगोशिएशन के बाद फाइनली 20 सीटों पर कांग्रेस है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से 14 सीटों का ऑफर किया गया है, और पेच वहां भी फंसा हुआ है। और 16 फरवरी को राहुल गांधी दाखिल हो रहे हैं यूपी में मेरे न्याय को ये यात्रा लेकर। जानकारी, मुझे नहीं मालूम आपको कहां से मिली ये जानकारी। मुझे नहीं लगता कि ये जानकारी दुरुस्त है। जब तय हो जाएगा, जब निर्णय हो जाएगा, मैं आपकी जानकारी जरूर दुरुस्त कर दूंगा। लेकिन जो आप जानकारी मुझे दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये जानकारी हकीकत से बहुत दूर है। तो यूपी की तस्वीर कब साफ हो जाएगी? अखिलेश यादव ने तो 10 सीटों 16 सीटों पर उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया, और कांग्रेस को 10 सीटें दे सकते हैं ये सही भी वक्त घोषणा कर पर दी। सही वक्त वन पर वे। जब सही वक्त पर निर्णय आपके सामने होगा, सब मिलके निर्णय लेंगे, और निर्णय बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा है, जिसको कहते हैं प्रक्रिया बिल्कुल ट्रैक पर चल रही है।
नहीं, प्रक्रिया ट्रैक पर नहीं चल रही पवन खेड़ा बिल्कुल चल साहब। रही है, जो मीटिंग आपकी पिछली बार बिल्कुल चल दिल्ली रही की है। मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग से ऐसा लगा कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में या जनवरी के अधिकतम दूसरे सप्ताह तक सीट शेयरिंग सब कुछ हो जाएगा। सीट नहीं, शेयरिंग तो आपको हुआ नहीं लगा वो और अलग यहाँ बात से है। एक अब घटक वो दल भाग लगा लिया का तो उधर दूसरी तरफ। मैं लगा का तो मेरे पास जवाब नहीं है कि आपको लगा, अब उसका मैं जवाब नहीं, नहीं दे बयान भी पाऊंगा आ रहे अजीत थे अंजुम जी। सर, बयान आ रहे थे, बयान आ रहे थे कि जनवरी अधिकृत रूप में से सीट शेयरिंग हम लोग कर लेंगे। घटक दलों के बयान थे, बिल्कुल लगा हो मतलब। जाएगा, लेकिन कोई हाँ हाँ। आप मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि कोई तारीख फिक्स हो गई क्या चुनाव आयोग की कि साहब इसी तारीख तक आप गठबंधन कर सकते हो, उसके एक दिन ज्यादा हो जाएगा तो अजीत अंजुम जी रिवॉल्वर लेकर खड़े हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता ना साहब। तो वो तो कोई ऐसा है नहीं कि साहब एक नियम बन गया कि 1 जनवरी बोला तो 5 जनवरी कैसे हुई, जनवरी बोला तो फरवरी कैसे हो गई। ऐसे नहीं होता साहब। राजनीति में थोड़ा सब्र होना चाहिए, पत्रकारों को भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए, हमें भी सब्र रखना अरे, चाहिए, क्योंकि मैं प्रक्रियाओं कोई में समय बेसब्र नहीं हो रहा लगता हूँ है। सर। आपकी पार्टी है, नहीं नहीं, समझ रहा आपका हूं, कोई बात घटक नहीं। दल है, आपका गठबंधन है। आप चुनाव के बिल्कुल बाद बिल्कुल घटक दल बिल्कुल। नहीं नहीं, ये की सीट गठबंधन शेयरिंग तो, करिए, हमें क्या अरे फर्क जिस पड़ता है। मैं तो ये कह जिस रहा हूँ गठबंधन कि कब जिस करेंगे ये गठबंधन पूछना का चाह रहा हूँ। जिस गठबंधन का नाम ही इंडिया गठबंधन है, वो हम सबका गठबंधन है, सिर्फ हमारा नहीं है, देश भर का गठबंधन है। तो अच्छा, चलिए, मैं प्रवक्ता के तौर पर आपसे ये पूछता हूं कि क्या आप बताने की स्थिति में हैं कि चूंकि फरवरी का पहला सप्ताह लगभग खत्म हो गया, कि फरवरी के आखिर तक या अगले कितने दिनों में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन में सहमति हो जाएगी और सामने आ जाएगी तस्वीर? अजीत जी, मैं सार्वजनिक करने की स्थिति में अभी नहीं हूं, लेकिन प्रक्रियाएं लगभग समाप्ति की ओर हैं। अब इससे ज्यादा बोलना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। चलिए, अब एक दो और सवाल हैं कि अब ये बताइए कि आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन के लिए 2024 का क्या कोर इशू, क्या मुद्दा है? बीजेपी का तो समझ में आ गया, देखिए, अब अब आपका क्या मुद्दा होगा ये समझना चाहता हूं, इसलिए। आप हाँ हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा देख रहे हैं जी। क्या? आप आप नहीं छोड़िए, मतलब देश समझ रहा है कि जो अन्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, और हमारे गठबंधन के अन्य नेता अलग अलग भाषा में जो बात कर रहे हैं, वो अन्याय की ही बात कर रहे हैं। हर वर्ग के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कास्ट सेंसस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रिजर्वेशन पे जो कैप लगा हुआ है, वो उससे एक जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है मुद्दे आपके सामने रोज अनफोल्ड हो रहे हैं, रोज सुनाई दे रहे हैं, और धीरे धीरे समझ में आएगा, पूरे देश को समझ में आएगा कि ये जो यूफोरिया है ना, जिसको अजीत अंजुम जी यूफोरिया कहते हैं, उसके भीतर एक मधुर सी आवाज सुनाई देगी, इस नैरेटिव की आवाज सुनाई देगी, जिसमें न्याय की बात होगी। न्याय के पांचों स्तंभ जिनके बारे में राहुल गांधी बता चुके हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। नहीं, इसलिए ये मैं पूछ रहा हूं कि जैसे आपके जो घटक दल है ना, उन्हीं की आवाजें आ रही है कि आप एकला चलो रे जैसी यात्रा लेकर, राहुल गांधी तो चल पड़े चुनाव से ठीक 3 महीना पहले मणिपुर से मुंबई, लेकिन उस यात्रा में घटक दलों की नुमाइंदगी अगर होती तो बेहतर होता। जैसे एक तो ममता बनर्जी का ये कहना, हमें नहीं पता उनकी यात्रा यहां आ रही है, चल पड़े, ये फोटो अपॉर्चुनिटी है, ये ममता बनर्जी का कहना है। कोई बात नहीं, अखिलेश उनको यादव का कहने आज ही सुबह दीजिए। मैं बयान देख रहा था, जब उनसे पूछा कि आपको बुलाया है, तो बोले पता नहीं किस किस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, हमें जब बुलाएगा नहीं तो हम जाएंगे क्यों? तो ये नहीं, आपके ऐसा नहीं घटक है। दल के लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, घटक दलों को सबको आमंत्रित किया गया, बाइज्जत ससम्मान सबको आमंत्रित किया गया। अभी परसों ही आपने चंपई सोरेन साहब को देखा यात्रा में। ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि साहब, ये थोड़ा सा आप भी एग्जैजरेट कर रहे हैं कि साहब कोई आ नहीं रहा, कुछ नहीं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन नहीं किसने नहीं नहीं क्या नहीं, कहा, क्यों माफ कहा? करिए, मैं एग्जेजरेट नहीं करूं। ममता बनर्जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं है नहीं, कि आप कह फोटो रहे हैं साहब किसी को अपॉर्चुनिटी है। बुलाते नहीं हो, कुछ नहीं करते, एकला चलो। मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे को भी बोलने दीजिए। आप तो इतना बोले चले जा बोलिए रहे हैं, मुझे तो बोलने का ही नहीं बोलिए समय दे रहे। आज पता बोलिए नहीं क्या बोलिए हो बोलिए गया। मैं बोलिए तो आज बोलिए। खाना भी नहीं खाया, आपने तो चाय भी पी ली होगी। तो अजीत अंजुम जी, राहुल मैं पानी पी गांधी रहा हूं गर्म। कांग्रेस के एक वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। वो जी। यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की एक यात्रा है। हमने तो नहीं कहा कि साहब ये इंडिया गठबंधन की यात्रा है, तो नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी अपने प्रोग्राम भी तो चलाएगी, और ऐसा कोई प्रोग्राम तो नहीं है जो किसी और को अंडरमाइन कर रहा हो, किसी और दल को अंडरमाइन कर रहा हो। ऐसा कतई नहीं है। ये सब समझते भी हैं, हमारा इंडिया अलायंस भी ये बात समझता है, जानता है, पहचानता है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। जो प्रक्रियाएं हैं सीट शेयरिंग की हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको आप कह रहे हैं उसकी हैं, उसमें अन्य नेता शामिल हैं। हर
प्रक्रिया में राहुल गांधी तो नहीं शामिल होंगे ना। तो ये कह देना कि साहब राहुल गांधी तो चुनाव से पहले यात्रा में निकल गए, तो वो भी तो एक तरह से मुद्दे ही उठा रहे हैं, ज्वलंत मुद्दे उठा रहे हैं। देश के सामने जो मुद्दे हैं, हर एक व्यक्ति की जिंदगी को जो छू लें, वैसे ही तो मुद्दे उठा रहे हैं। तो वो गलत क्या कर रहे हैं? ये मान लेना कि हर चीज में राहुल गांधी क्यों नहीं है, अरे साहब सीट शेयरिंग में राहुल गांधी क्यों नहीं है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में राहुल गांधी क्यों नहीं है, फिर अगर वो हो तो कहेंगे हर जगह राहुल गांधी ही क्यों है। तो आप लोग भी थोड़ा मन बनाइए कि आप क्या चाहते हैं। राहुल गांधी नहीं, मैं सड़क कुछ पे नहीं उतर के चाहता, मैं काम तो करे। पत्रकार के नाते नहीं, मैं सवाल आपके पूछ लिए रहा हूँ नहीं कह पवन रहा, जी। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो ये बार बार पूछते हैं कि राहुल हाँ। गांधी सड़क पर अपना उतर के मुद्दे उठा रहा है, उठाने दीजिए। और जिन नेताओं को, बाकी हमारे खड़गे साहब कार्यकर्ता सम्मेलन देश के अलग अलग शहरों में जाकर कर रहे हैं। अब ये पन्ना प्रमुख वाले जो लोग हैं, अरे साहब उन्होंने पन्ना प्रमुख बना दिए, कोई पहली बार बनाए हैं? 1952 से अब तक ये लोग पन्ना प्रमुख ही बनाते आए हैं। आज सबको लगता है अरे साहब चाणक्य आ गया इस देश में, पता नहीं कौन चाणक्य आ गया इस देश में। हमने तो कभी सुना नहीं था कि अमित शाह चाणक्य था कभी गुजरात का। आज आपने पूरे देश का चाणक्य बना दिया। चाणक्य की आत्मा भी रोती होगी, किसको चाणक्य बना दिया आप लोगों ने। तो साहब प्रक्रियाएं हमेशा चलती हैं, हर पार्टी की प्रक्रियाएं होती हैं, वो छोटी से छोटी पार्टी हो या बड़ी से बड़ी पार्टी हो। एक पार्टी के लिए तो ऐसा अचंबा हो गया जैसे साहब पन्ना प्रमुख बन गए। देखिए आप खड़गे साहब जो बीएलएस को एड्रेस करते हैं, हमारे बूथ लेवल एजेंट्स को, देखिए कितनी भीड़ आती है, कितनी भयंकर भीड़ आती है। कल त्रिशूर में थे, उससे पहले तेलंगाना में थे, अलग अलग राज्यों में जाकर कर रहे हैं। वो नहीं दिखता लोगों को, पन्ना प्रमुख दिख जाते हैं सबके। क्यों? क्योंकि ये लोग बेचने में एक्सपर्ट हैं, हम लोग बेचने में एक्सपर्ट नहीं हैं। पवन खेड़ा साहब, अब मैं बोलूं, देखिए भीड़ को कई बार वोट में तब्दील करना पवन जी बहुत मुश्किल होता है, और ये हकीकत है चुनाव का, अगर नहीं माने तो गलतफहमी है। ये हमने तब भी देखा जब गुजरात में भी भीड़ जुट रही थी, और उसके बाद गुजरात में क्या नतीजे हुए कि बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ 150 का पार आंकड़ा कर लिया। सेम हमने उसके पहले भी देखा जब मोदी की सभाओं में भीड़ थी 2015 विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी 50-52-53 पर अटक गई। तो ये दोनों भीड़ की कहानियां, इसी दिल्ली में मोदी की चुनावी सभाओं में रामलीला मैदान में अपार भीड़ थी, और 67 सीट पहली बार और 62 सीट दूसरी बार केजरीवाल जीत गए। तो कई बार भीड़ जो है नतीजे में कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन ये सवाल बहुत सारे विश्लेषकों का मानना है कि अब जब चुनाव के बहुत कम वक्त है, तब यहां केंद्रीय नेताओं को बैठकर सीट शेयरिंग, और जो आप कह रहे थे 300-400 सीटों पर 1 वर्सेस 1, वो रणनीतिक तौर पर बनाकर एकदम उसको सीमेंटिंग फोर्स के साथ उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसकी बजाय आप यात्रा पर निकले और मैं बता चीजें देता हूं आपको तितर इसका बितर जवाब। छिन्न भिन्न हो रही। अब ये बात आप फिर वही राहुल गांधी पर ले आए। राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, प्रचार का भी काम कर रहे हैं, सही मुद्दे उठा रहे हैं। जिस बात के लिए आप कह रहे हैं कि नेताओं को यहां बैठकर सीट शेयरिंग की बात, उसके लिए एक अलग कमेटी बनी है। मुकुल वासनिक जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, उसमें और लोग हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, ऐसे अनेक लोग भूपेश हैं, भूपेश बघेल है, भूपेश मोहन बघेल प्रकाश साहब है, हैं, तो मोहन प्रकाश जी हैं। ये तमाम वरिष्ठ नेता बैठकर सीट शेयरिंग पर भी बात कर रहे हैं। फिर कल को जो हो ही आप नहीं कह दो पा कि रही है, साहब नहीं, जो हो ही बिल्कुल हो नहीं पा पा रही है, रही है। आपको नहीं सुनाई दे रही मतलब नहीं कि नहीं हो पा रही। अब कल को आप बोलें कि साहब मोहन प्रकाश जी न्याय यात्रा में क्यों नहीं है, मुकुल वासनिक जी न्याय यात्रा में क्यों नहीं है, गहलोत जी न्याय यात्रा में क्यों नहीं, कमाल का सवाल होगा साहब। वो जिसको जो काम दिया है पार्टी ने वो काम कर रहा है। उसमें आपको ये कह देना बड़ा, मुझे लगता है ठीक नहीं होगा कि राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ के नेता वहां क्यों नहीं है। पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि किसको क्या काम करना है, और वो तय किया है और वही काम किया जा रहा है। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल, आपने कहा कि आपने चाय भी नहीं पी, देखिए मैं भी गर्म पानी ही पी रहा हूं। पी रहा हूँ तो साथ साथ। आखिरी सवाल, जैसे बीजेपी ने नारा दे दिया है अब की बार 400 पार, तो आप क्या नारा देने की स्थिति में हैं? अब की बार कितना पार? नहीं, ये नारों के तो एक्सपर्ट आपके तथाकथित स्वयंभू चाणक्य हैं, हम तो उनमें से नहीं हैं। हम ये जानते हैं कि अब की बार निजात जरूर दिलानी चाहिए। 10 साल अन्याय काल जो रहा है, उससे लोगों को निजात दिलवानी आवश्यक है, जरूरी है, हमारा कर्तव्य है। और बीजेपी को लगता है कि विपक्ष मुक्त भारत कर देंगे, इस बार चुनाव में 300 पार कर जाएंगे, और उसके जो बाद जो कहता है विपक्ष मुक्त भारत, वो लोकतंत्र मुक्त भारत देखना चाहता है। जब हमारे विपक्षियों की 2 सीटें आई थी, तब भी राजीव गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि विपक्ष मुक्त भारत हो, तब भी उन्हें वो दर्जा दिया था, उन्हें वो सम्मान दिया था जो कि एक विपक्षी दल को देना चाहिए। तो इनको सीखना चाहिए।
अपने इनके हीरोज हैं नहीं, हमारी पार्टी के जो हीरोज हैं उन्हीं से सीख लीजिए कि कैसे जब आप एक कद पर आते हो झुकना चाहिए, ऐंठ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये देश लोगों की अकड़ निकालना जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन खेड़ा साहब, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि कब तक, कितने सप्ताह में, कितने दिन में इंडिया गठबंधन की तरफ से सीटों सीट शेयरिंग का ऐलान होता है। खत्म करते समय एक चीज, जैसे ये कही जा रही है बात 4-6 महीने 8 महीने पहले से, जब से मई की बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, तब से कि 400 सीटों पर 1 वर्सेस 1 होगा, क्या वैसी ही रणनीति बन रही है सीट शेयरिंग की 350-400 सीटों पर? इससे भी आगे बढ़कर और बेहतर रणनीति बन रही है। आने वाले दिनों में कुछ झटके इनको लगने वाले हैं, आपको भी दिखाई देंगे, मनोरंजन आपका अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन खेड़ा जी। बहरहाल धन्यवाद। बातचीत हमारी जारी रहेगी और ऐसे ही कुछ तीखे तर्क सवाल पर उम्मीद है आप जरूर। नाराज नहीं होंगे। और अभी आप मैं नहीं नाराज ब्रेक होता। लेकर तुरंत एक अच्छी सी चाय पीजिए और उसके साथ अब डिनर का टाइम हो रहा है, कुछ खाइए भी। धन्यवाद। इसको विराम धन्यवाद। देते हैं, बातचीत हमारी जारी रहेगी। कई राउंड की बातचीत अभी हम लोग करेंगे चुनाव अच्छा वक्त लगा है। आपसे बात नमस्कार, किया अजीत जी। थैंक यू। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू।